मोसाद से गद्दारी, ट्रंप को पड़ेगी बहुत भारी। दोस्ती में दरार, ईरान से हुआ सीक्रेट करार। किल प्लान फेल, इजरायली स्ट्रेटजी डिरेल। नेतन्याहू की किल लिस्ट, दुश्मन फिनिश। इजराइल से गद्दारी, ट्रंप को पड़ेगी बहुत भारी। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। जी हां, बंदूकें बाद में चलती हैं, पहले चलता है खुफिया खेल। सीमा पर सेना दिखाई देती है, लेकिन दुश्मन के दिल में घुसने का काम करती हैं खुफिया एजेंसियां। इजराइल की मोसाद, अमेरिका की CIA और FBI, रूस की FSB, SVR और GRU, ईरान की MOIS और भारत की रॉ। इनके एजेंट अक्सर कैमरे में नहीं दिखते, लेकिन इनके ऑपरेशन पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देते हैं, उथल पुथल पैदा कर देते हैं। कहीं सरकारें गिरती हैं, कहीं परमाणु रहस्य चोरी होते हैं, कहीं आतंकी सरगना ढेर होते हैं और कहीं बिना युद्ध छिड़े दुश्मन को घुटनों पर लाने की रणनीति बनाई जाती है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की दुनिया में मिसाइलों से ज्यादा ताकत खुफिया एजेंसियों के पास है। क्या युद्ध अब बॉर्डर पर नहीं बल्कि सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर हमलों और जासूसी नेटवर्क के जरिए लड़े जा रहे हैं? क्या मोसाद, CIA, FSB, रॉ जैसी एजेंसियां अब वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी गेम चेंजर बन चुकी हैं? आज इसी पर सबसे बड़ा सवाल होगा, सीधी बहस भी होगी। दर्शकों, दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों का सच क्या है? किसका नेटवर्क सबसे मजबूत है? किसका ऑपरेशन सबसे सटीक है? और आखिर किसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार? और क्या इजराइल को धोखा देना अमेरिका के लिए महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ने वाला है? इजराइल का किल प्लान लीक होने के बाद क्या अब इजराइल एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट करेगा? ट्रंप के किल प्लान लीक होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? दर्शकों, अब आइए देश का सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, जी हां, क्या होगा देश का सवाल, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है, भारत के लिहाज से भी, दुनिया के लिहाज से भी। चलिए देश का सवाल पर आते हैं। आखिर देश का सवाल क्या है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं? सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इजराइल वार्ता में शामिल ईरानी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। सवाल नंबर 2, अगर अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी तो इसका मकसद शांति बचाना या बड़ा युद्ध रोकना था। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या किसी देश के वार्ताकारों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। दर्शकों, क्या इस कथित चेतावनी से साबित होता है कि अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एक मत नहीं होते हैं? जी हां। और सवाल नंबर 5, क्या इजराइल से गद्दारी डोनाल्ड ट्रंप को भारी, बहुत भारी पड़ने जा रही है? दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनके जरिए भी चर्चा होगी। लेकिन दर्शकों, ईरानी नेताओं का किल प्लान जो लीक हुआ, उसके जरिए ट्रंप करना क्या चाहते थे? और ट्रंप ने जो गद्दारी इजराइल से की है, क्या उसका खामियाजा अब ट्रंप साहब को चुकाना पड़ेगा? क्या इजराइल अमेरिका से इस खुलासे का बदला लेगा, क्योंकि प्लान फेल हुआ अमेरिका के खुलासे के बाद? जी हां, डिस्क्लोजर 1, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की हत्या का प्लान बनाया जा रहा था। दर्शकों, डिस्क्लोजर नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। खुलासा 2 जो आपको सन्न कर देगा, संसद के अध्यक्ष वाकर गलीबाफ भी एजेंसी के निशाने पर थे। हम बात मोसाद की कर रहे हैं। जी हां, डिस्क्लोजर नंबर 3, तीसरा अहम और बड़ा खुलासा, अमेरिका ने तेहरान को पहले ही दे दिया था हत्या का इंटेल इनपुट, इस वजह से मामला संभल गया। डिस्क्लोजर नंबर 4, अमेरिका को डर था कि हत्या के बाद शांति वार्ता रुक जाएगी, इसीलिए अमेरिका ने यह इंफॉर्मेशन, ये क्रूशियल डिस्क्लोजर ईरान को बताया, पाकिस्तान को बताया, ताकि जो डेलीगेट्स है ईरानी, उनकी हत्या ना कर पाए इजराइल। डिस्क्लोजर नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों, ईरानी नेताओं का किल प्लान कैसे लीक किया अमेरिका ने? पाक ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को फाइटर जेट के जरिए स्कॉट किया, उसकी सुरक्षा भी दी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई मिसाइल अटैक ना हो जाए, रॉकेट अटैक ना हो जाए ईरानी डेलीगेशन की फ्लाइट पर। डिस्क्लोजर नंबर 6, ईरानी विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, इस आशंका से कि कहीं इजराइल उस विमान पर हमला ना कर दे। जी हां। डिस्क्लोजर नंबर 7, सिक्योरिटी वजहों से डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा था, क्योंकि उनको डर था कि हवा में इजराइल जो डेलीगेशन है ईरान का, उस पर निशाना लगा सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है, उनकी जान ले सकता है, उनका असैसिनेशन कर सकता है।
कौन था मोसाद के निशाने पर? जब ये शांति वार्ता इस्लामाबाद में चल रही थी, पूरी डिटेल दर्शक को लेकर आए हैं। जरा देखिए, पढ़िए और समझिए और जानिए। जी हां, कौन था मोसाद के निशाने पर? ईरानी वार्ताकारों को जानिए। नाम मोहम्मद बाकर गलीबाफ, पद अध्यक्ष ईरानी संसद। ईरानी इराक युद्ध में हिस्सा लिया, लंबे वक्त तक आईआरजीसी से जुड़े रहे। इनका रोल मैं आपको बता रहा हूं। पहले आईआरजीसी के कमांडर रहे, ईरानी वायुसेना के प्रमुख के तौर पर भी काम किया। संसद के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति के फैसलों में अहम भूमिका निभाते आए हैं गलीबाफ साहब। इनको खत्म करना चाहता था इजरायल। युद्ध विराम, होर्मुज स्ट्रेट परमाणु कार्यक्रम पर ईरानी टीम को लीड कर रहे थे। अमेरिका से बातचीत का सिलसिला इन्हीं के जरिए शुरू किया गया था। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। एक शख्स ये था जिसको इजरायल मारना चाहता था। गलीबाफ साहब के बाद अराक्ची साहब के बारे में जान लीजिए। सैयद अब्बास अराक्ची भी निशाने पर थे। इजरायल के विदेश मंत्री हैं, पेशे से सीनियर डिप्लोमैट हैं। ईरान के सबसे अनुभवी परमाणु वार्ताकारों में शामिल रहे हैं। अमेरिका इजरायल के बीच जो बातचीत चल रही थी ईरान के बीच, उसमें बहुत अहम भूमिका थी इनकी। रोल नंबर 3, यूएस यूरोपीय देशों और आईएई के साथ परमाणु मुद्दों पर बातचीत की अगुवाई यही कर रहे थे अराक्ची साहब, और इनको भी खत्म करना चाहता था इजरायल। अमेरिका के साथ युद्ध विराम और समझौतों से जुड़ी बातचीत में, अहम बातचीत में सैयद अब्बास अराक्ची साहब शामिल थे, जो कि विदेश मंत्री हैं इजरायल के। इन दोनों को खत्म करना चाहते थे। जी हाँ, शुरू से आते हैं ग्राफिक। टीचर, प्ले फ्रॉम बिगिनिंग। दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने अब तक बहुत सारे लोगों को मारने का प्लान बनाया। जी हाँ, मारने का प्लान बनाया। उनमें जो बहुत अहम नाम है वो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको देने जा रहा हूं। टारगेट नंबर 1 शुरू से चलेगी। टारगेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। खालिद मशाल 97 में जॉर्डन में मोसाद पर जहर देकर हत्या की कोशिश का आरोप लगा। इनको भी टारगेट किया था मोसाद ने मारने का। टारगेट नंबर 2 मोहसिन फखरी जाहिद, साल 2020 में ईरान में ये बहुत बड़े पद पर थे। इनको भी ड्रोन के जरिए हत्या की कोशिश की और इनको मार दिया गया। अराक्ची पर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश थी, लेकिन अमेरिका ने उनको इत्तला दे दी, जिसकी वजह से अराक्ची बच गए। गलीबाफ पर भी पाकिस्तान में हमला होना था, लेकिन अमेरिका के इनपुट की वजह से इनकी जान भी बच गई। जी हाँ, इसके अलावा टारगेट नंबर 5 यासिर अराफात 2004 में मारे गए। फ्रांस में आरोप हत्या का मोसाद पर लगा। दर्शकों, कहा गया कि मोसाद ने ही इनको मारा है। जी हाँ, ये 5 बड़े टारगेट थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि मोसाद ने दुनिया में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं, खतरनाक ऑपरेशन, और ज्यादातर में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मोसाद है क्या, आइए जानते हैं मोसाद के बारे में। पूरा नाम द इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद का पूरा डिटेल नेम अगर आपको बताऊं, इन्फो नंबर 2, 13 दिसंबर 1949 को स्थापना हुई। इसका मुख्यालय तेल अवीव इजराइल में, जो कि तेल अवीव राजधानी है इजराइल की। जी हाँ, इन्फो नंबर 3, एजेंसी सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। फिलहाल वो नेतन्याहू को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। विदेशों में सीक्रेट ऑपरेशन करना मोसाद की खूबियां हैं। ये कोवर्ट ऑपरेशन भी करते हैं अपने हिसाब से। इन्फो नंबर 5, दुश्मन देशों की सैन्य और रणनीतिक जानकारी जुटाना इनका सबसे अहम काम है। जी हां, इसमें ये माहिर है। इन्फो नंबर 6, आतंकवाद विरोधी अभियान, बंधकों को छुड़ाने में भी मोसाद सहायता करता है। इसके अलावा दर्शकों मैं आपको बताऊं, विदेशी एजेंसियों के साथ खुफिया प्लानिंग भी ये जो मोसाद है वो करता है। और दुनिया भर के जो सबसे खतरनाक सीक्रेट सर्विस वाले हैं एजेंसीज, उनमें सबसे खतरनाक इसे कहा जाता है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। मोसाद की 3 और एजेंसीज हैं, 2 और एजेंसीज हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मोसाद के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं दर्शकों। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1, जिसके बारे में अभी डिटेल मैंने आपको बताया कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, खुफिया ऑपरेशंस करते हैं। 1949 में इनकी स्थापना की गई। जी हाँ, एजेंसी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। मोसाद विदेशों में खुफिया अभियान चलाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा एजेंसी नंबर जो 2 है वो है शिन बेट। जी हाँ, ये इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट के पास होता है। तीसरी एजेंसी जो बहुत खतरनाक एजेंसी है दुनिया की, अमान, जो सैन्य खुफिया एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए ये काम करती है और इसके ऑपरेशंस को भी लगातार वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, खुफिया एजेंसियों की तुलना का एक ग्राफिक्स भी आपके लिए लेकर आया हूं। जरा देखिए किस देश की एजेंसी को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या वो काम करते हैं। वॉल पर ग्राफिक्स आने जा रहा है। जी, एजेंसी FBI, देश अमेरिका, घरेलू सुरक्षा और संघीय अपराधों की जांच करते हैं। जी हाँ, दूसरा CIA, ये विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना CIA का काम होता है, ये भी अमेरिका की है। इसके अलावा मैं अलग अलग एजेंसीज के नाम बता रहा हूँ। मोसाद, ये खुफिया एजेंसी और गुप्त अभियान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है। क्या क्या एजेंसीज क्या काम करती हैं वो बता रहा हूँ। ईरान की एजेंसी का नाम MOIS है। ये घरेलू विदेशी दोनों मोर्चों पर इंटेलिजेंस सर्विस के लिए भी काम करती है और खुफिया ऑपरेशन भी चलाती है। MI6 ब्रिटेन की है। विदेशी खुफिया ऑपरेशन के लिए दुनिया भर में MI6 को जाना जाता है। जी हाँ, इसके अलावा
भारत की बात करें तो रॉ विदेशी खुफिया ऑपरेशंस को, कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इसके अलावा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मा आईबी पर होता है, जो आंतरिक सुरक्षा देखती है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। जी हाँ, ये तो डिटेल थी उन देशों की जहां पर खुफिया एजेंसीज काम करती हैं। उनका काम क्या है? एफबीआई घरेलू सुरक्षा संघीय अपराधों की जांच करती है। अमेरिका की एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, एफबीआई, सीआईए और बाकी देश की जो एजेंसी उनके बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले 40 मिनट इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका ने यह खुलासा क्यों किया? इजराइल अमेरिका की अब जो दोस्ती है उसमें कितनी खटास पड़ जाएगी इसके बाद? और ईरान पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की प्लानिंग इजराइल कर रहा था, क्या भविष्य में दोबारा वो हो सकती है? जी हां, स्वागत कीजिए मेजर जनरल जेके बंसल साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जय हिंद सर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। अजय भुटोरिया साहब मेरे साथ हैं, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाकिम रजा मेरे साथ हैं, ईरान से जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं। जी हां, इसके अलावा अरविंद सिंह तेजावत साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अरविंद सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जो इन्फॉर्मेशन अमेरिका ने इजराइल की लीक की, असैसिनेशन प्लान जो वो कर रहे थे, उसके बाद अब अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका और इजराइल के बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, खास करके जो इजराइल को जरूरत है अमेरिका की इस समय। और कई बार जो है इजराइल जो अपने इंटरेस्ट देखता है, और उसमें जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं या जो उनको वो ध्यान में नहीं रखता है। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उनको कहा कि हम उनकी एग्जिस्टेंस ही हमारी वजह से है, और जो अपने नेतन्याहू हैं उनको मैंने बचा के रखा हुआ है। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे जानने वाली है कि जो बताया गया है कि भाई इजराइल चाहता था उनको खत्म कर दें, ये धमकी तो सरेआम जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दी थी कि अगर आप जनेवा से जब वापस आ रहे थे कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो वो जो जो अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो ये वापस नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सारी कहने की बात है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि इनके कोई कॉमन एम है दोनों के, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंट्री के ध्यान में रखने पड़ते हैं। अमेरिका को पूरे वर्ल्ड का और अपने कंट्री का देखना है, इजराइल को अपनी कंट्री का देखना है। उसके बाद भी जो है इजराइल को कितना ही वो कुछ भी कहें, इजराइल का एक तो सपोर्ट है ही, दूसरा अमेरिका के अंदर में जो है इजराइल के जो जूज हैं उनकी बहुत बड़ी लॉबी है। वो दोनों पार्टियों को फंड करते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, और सब चीज़ों को देखते हुए इजराइल का सपोर्ट तो इजराइल को जो सपोर्ट अमेरिका से मिलता ही रहेगा। हाँ, अब धीरे धीरे इजराइल ये सोच रहा है, जो कि राहुल ने कहा भी है, कि भाई हम अपनी अलग से ही जो अपनी हम फोर्स बनाएंगे, हमारी बड़ी इकोनॉमी है, 1 ट्रिलियन होने को जा रही है, तो हम बजाय अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने के अपनी अलग से बनाएंगे। और उनका एक और भी इरादा है कि साइप्रस के साथ में मिलकर के और कुछ और कंट्री हैं, उनका अलग से एक प्लान बनाना है कि हम अपनी अलग से बनाएंगे। तो इन बातों को देखते हुए रिलेशंस तो हमेशा ठीक हो जाते हैं ऊंचे नीचे, लेकिन वो ये समझिए एक परिवार के अंदर जैसे थोड़ी खटपट होती है, उस तरह का समझिएगा कि वो एक परिवार है इजराइल और अमेरिका। और उसका जैसे मैंने कारण बताया कि तो दोनों के हित भी हैं, इसके साथ साथ जो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है ज्यूज की अमेरिका के, उन सबको देखते हुए कुछ भी हो कहीं भी हो, अगर कोई बात ये भी होती है कि इजराइल और अमेरिका के साथ में अगर वार्ता फेल्योर होती है, तो उसमें इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर के जो अटैक करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ चला जाए या वो जो है ईरान का समर्थन करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये संबंध घनिष्ठ है और घनिष्ठ ही रहेगी। बैक टू यू। ठीक है, मैं अब सीधा जाता हूं हाकिम साहब के पास। हाकिम साहब, इस बात की जानकारी तो सच में ईरान को नहीं थी कि इजराइल असैसिनेशन अटेम्प्ट करना चाहता है गालिबाफ साहब और अराक्ची साहब पर, इस्लामाबाद में जब वहां पर शांति वार्ता के लिए पहुंचे थे। ये इंटेल, ये इनपुट अमेरिका ने आपको दिया। उसके बावजूद अमेरिका के बीच, आपके बीच बातचीत की जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर से अटक गया है। फिर से दोनों देशों में कई मुद्दों पर लेकर टकराव है, और इजराइल की भूमिका को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? यू आर ऑन म्यूट हाकिम साहब। हाँ, आदाब सामाइन के लिए। देखिए, सबसे पहले अमेरिका और इस्राइल को अलग ना समझिए, ये दोनों एक ही हैं। अमेरिका का यूं समझे 51 स्टेट इस्राइल है। ये सब अमेरिका की और इस्राइल की दोनों दोगली पॉलिसीज हैं। ये पॉलिसीज चलने वाली भी हैं। अभी जो भी कुछ है
ये दोनों मिलके ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम कभी भी उसको अलग नहीं समझे हैं। अमेरिका यानी कि इसराइल, इसराइल यानी कि अमेरिका, ये दोनों बाप बेटा समझते हैं। तो इसमें ये दोनों की जो मुनाफिकत है, वो मुनाफिकत खुल के आ गई है दुनिया के सामने। इसमें हमें कोई रकम का अलग नहीं है। मान जानते हुए भी यूं समझो, गालिबोव हो, अराची हो, ये दोनों को पता है कि अभी सब के सब शहीद हो गए हैं। ये अभी जो पुराने लीडर्स में यही बहुत कम लीडर्स बचे हैं, उसमें से ये दो मेन लीडर्स हैं। उनको भी पता है कभी ना कभी उनको शहादत मिलने वाली है, तो वो कभी डरने वाले नहीं है, जा रहे हैं। बस यहाँ पर अमेरिका और इसराइल की भूमिका देखना है। यूं समझिए कि अगर अमेरिका हट जाए इसराइल से, अगर वो जैसे बोल रहा है हमें इंटेल दिया था वगैरह, तो इसराइल को छोड़ देगा तो इसराइल रहेगा ही नहीं वहां पर। मिडिल ईस्ट में रखा है, अमेरिका का एक स्टेट है, वो कोई अलग नहीं है। ऑलराइट हकीम साहब, इससे पहले कि मैं अजय जी के पास जाऊं, अरविंद सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मोसाद और इजराइल का काम करने का तरीका दुनिया जानती है, उनके असैसिनेशन, और मैं रशिया का भी नाम लूंगा कि रशिया और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिनकी सीक्रेट एजेंसीज ने दुनिया में बहुत सारे खतरनाक ऑपरेशंस किए, बहुत सारे लोगों की हत्याएं कराई, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे सीक्रेट एजेंट्स को मरवाया। लेकिन अगर शांति वार्ता के दौरान, ईश्वर न करे अगर ये दोनों हत्याएं हो गई होती, उसके बाद किस तरह के इम्पैक्ट होते इस बातचीत में, और क्या ये जो जंग थी वो फिर कभी नहीं रुकने वाले एक फॉर्मेट में चली जाती? बिल्कुल जाहिर है अमित साहब कि ये बिल्कुल ऐसा ही होता, और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्सिक्वेंसेस जानता था, और वो इसके खतरे मोल लेने की स्थिति में नहीं था। नहीं तो अगर आपको लगता है कि वह केवल उन डेलीगेट्स की सुरक्षा कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा होगा। एक उदाहरण देता हूँ, खासकर जस्टिन ट्रूडो का जब यहाँ न्यू दिल्ली में जहाज खड़ा था, तो उसमें कुछ टेक्निकल खराबियां आई थी जिसको ठीक करने के लिए भारत ने ऑफर किया था, और गुस्से में जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया था कि हमारे खुद के कैनेडियंस आएंगे और वो इसको ठीक करके ले जाएंगे। तो कभी कभी संदेश दिया जाता है बहुत शार्प तरीके से और चुपके से दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ये कह रहा है कि अगर आपको खत्म करना हो तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, पर आप समझिए कि यूनाइटेड स्टेट आपको बचाना चाहता है। पर ईरान के लोग ये समझते थे कि यूनाइटेड स्टेट कभी बचाना नहीं चाहता है, वह केवल डराने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि स्वतंत्र रूप से इजराइल की वह हैसियत नहीं है कि पूरे वेस्ट एशिया में वह टिक सके, क्योंकि गाजा पे जब उनका प्लान था 70-80 हजार लोगों को वहां मारने का, घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा है। तो सबसे पहले उसको जो सपोर्ट करने आए थे वो अमेरिकन वॉरशिप्स थे। जब तक अमेरिकन वहां नहीं आए, इजराइल ने वहां पे बम्बार्डमेंट शुरू नहीं की गाजा में, क्योंकि खतरा ये था कि जो खासकर यूनाइटेड स्टेट्स जिसको मिडिल ईस्ट बोलता है, हम लोग जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते। पर अमेरिका की वजह से सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे बहुत सारे जो देश हैं, जॉर्डन वगैरह, वो उनके खिलाफ खड़े नहीं हुए। तो ये समझने की जरूरत है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है, दोनों देशों के इंटरेस्ट से मतलब कि वहां के वे लोग जो वहां की सत्ता चलाते हैं, उनके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काफी ताकतवर लोग हैं जिनमें से नाम लेना भी ठीक नहीं होता। बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब के सब जो है उनका कनेक्शन इजराइल से है, बड़ा अच्छा खासा पैसा, और उनका यूएस गवर्नमेंट पे अच्छा खासा दबाव है। और खासकर वहाँ की हथियार बनाने वाली जो लॉबी है उसमें भी बहुत सारे जूस हैं, और उनका इजराइल के प्रति क्या नजरिया होता है हमें पता है। बिल्कुल साफ है, एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं दोनों ही, और उनके जो टारगेट्स हैं वो भी एक हैं। तो समझने में मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अमित साहब जी सर, प्लीज स्टे विथ मी। अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और छटपटा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति इस जंग से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये जैसा कि जनरल साहब भी बता रहे, कोई खास फर्क अमित नहीं पड़ेगा अगर अमेरिका ने इस बात की इत्तला दे भी दी थी ईरान को और पाकिस्तान को कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है,
लेकिन अब यहां से ट्रंप साहब के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि जो बातचीत पटरी पर लौटती दिख रही थी वो फिर से ज्यों की त्यों हो गई है। फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट लॉक होने की आशंकाएं हो रही हैं। इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, अमेरिका सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीजें हो नहीं पा रही। ईरान ने साफ कह दिया कि भाई अब बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ये देश भरोसे के लायक नहीं है। देखिए अमित जी, ये शुरू से ये जो डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि ये शुरू से ये युद्ध जो था इजराइल का युद्ध था, अमेरिका का युद्ध नहीं था। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और नेतन्याहू का अंतिम लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था। अमेरिका इस युद्ध को अब लंबा नहीं खींचना चाहता, जैसा आपने कहा। ट्रंप को नवंबर के चुनावों में मिड टर्म्स का डर है और इस वक्त रिपब्लिकन्स के मिड टर्म में अच्छी हार होने की हमें लग रहा है कि डेमोक्रेट्स अच्छी जीत हासिल करेंगे। तो और ट्रंप को इस वक्त तेल की कीमतों को काबू में करने को ज़रूरत थी, ताकि ये युद्ध रुके और तेल की कीमतें कंट्रोल में आए और जो देश में ग्रोसरी से सारे प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि मिड टर्म इलेक्शन ट्रंप जीत सके। तो इसको देख के ईरान जब अमेरिका ने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी की मौत के बाद भी ईरान की सत्ता नहीं पलटी, तो वाशिंगटन ने भी अपनी रणनीतियों को इजराइल से डिकपल कर लिया, अलग कर लिया। इजराइल अकेला रह गया और उसको अब जो किल प्लान है वो वेदर फेल हुआ या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो जो न्यूज़ में मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रही है उसी पे चल रहे हैं हम। लेकिन ये इजराइल का पर्सनल इंटरेस्ट है और अमेरिका और पेंटागन के अधिकारियों का मानना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री अपने घरेलू राजनीतिक संकट और आगामी चुनाव को जीतने के लिए अमेरिका को इस युद्ध में कंटिन्यूस झोंक रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने इंटरेस्ट और डोनाल्ड ट्रंप को अपने मिड टर्म्स को देखने के लिए वो जो ये कर रहे हैं इसराइल से अलग होके इस युद्ध को अब वो वार्ता को ला के इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हालांकि ये बार बार ये वार्ता लाइन से पटरी पे आती है और फिर डिरेल हो जाती है। तो सो आई थिंक इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप अब इसी स्ट्रेटेजी चल रहे हैं। तो ये आगे देखना है कि ये वार्ता आगे वो सफल होती है या कंटिन्यू इसी तरह डिरेल होती रहती है। ऑल राइट, मैं आपके पास आ रहा हूँ जनरल साहब। अभी जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि इजराइल के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी टारगेट पर जो है वो हमेशा रहता है, वो एक बार दो बार नहीं 10 बार नहीं, वो सालों इंतजार कर सकते हैं अपने टारगेट को असैसिन करने के लिए, अपने टारगेट को खत्म करने के लिए। इजराइल के साथ एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात ये भी है कि इजराइल अकेले इतना काबिल नहीं है कि वो ईरान को ख़त्म कर सके। इजराइल अकेले इतना क़ुव्वत नहीं रखता है कि वो इजराइल को अपनी आर्सेनल से, अपनी रॉकेट से, अपने फाइटर जेट से ख़त्म कर सके। उसको एक बहुत मजबूत एलाय की ज़रूरत है, और जिसे वो अमेरिका के रूप में देख भी रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कि बता रहे हैं जैसा आपकी, बहुत मुश्किल है, क्रूड एकदम अनकंट्रोल्ड हो चुका है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है, एब्सेंट फाइल का मसला है। तो एक मजबूत जो दोस्त इजराइल का अभी भी अमेरिका है, लेकिन जंग के लिहाज से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है। तो अब इजराइल के लिए करो ना मरो वाली स्थिति है। ऐसे में वो इस तरह के अटेम्प्ट करना, क्योंकि अब जो प्रॉक्सीज है ईरान के, ईरान भले इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता इंटरनेशनल प्लेथोरा पर, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे जो प्रॉक्सीज थे दुनिया में, उसने इजराइल का बहुत नुकसान किया है। इजराइल अब इस जंग में फिर से अकेला है जनरल साहब। देखिए, एक बात अच्छी है इजराइल की, आपने बिल्कुल सही कहा कि इजराइल जंग में अकेला, लेकिन उसके हौसले बड़े बुलंद हैं। और जब पहले दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने की मनाही कर दी थी तो अमेरिका ने, तो इजराइल ने कहा था हम अकेले जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। और जिस तरह के वेपन्स जो अभी जो है लेजर वेपन्स और जो अंतरिक्ष से एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इजराइल हटने वाला नहीं है। और एक बात, मैं हालांकि कभी इस बात को माना नहीं जाता, ना कभी ओपन में ये बात आई, लेकिन अगर आप देखिए कि जो भी कोई न्यूक्लियर वेपन बनाता है, वो न्यूक्लियर वेपन जो है तो डिटरेंट का काम करते हैं। दूसरा, वो ये भी कहते हैं, कोई भी कंट्री हो, जैसे कि रशिया जैसे कंट्री ने भी कहा कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस थ्रेट में रहेगी तो हम इसको यूज करेंगे। हालांकि एक बार आज की तारीख में अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हो जाता है तो ये म्यूचुअली असिस्टेड डायरेक्ट जो डिस्ट्रक्शन है, बात 1945 की दूसरी थी, जब ये एक जो अमेरिका ने डाला था, क्योंकि उस समय किसी और के पास में नहीं था। तो ये तो हमेशा खतरा बना रहता है कि अगर एक कंट्री कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो दूसरे कंट्री भी करेंगे, और ये बड़ा लंबा हो जाएगा। पर अब जैसे आपने कहा, अगर वैसे मुझे नहीं लगता कि इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ेगा,
और छोड़ने में दो बातें होती हैं कि एक तो एक्टिव सपोर्ट है जो मिलिट्री की है, दूसरा वेपन सप्लाई की है, जो वेपन सप्लाई करते हैं या उनको इंटरसेप्टर सप्लाई कर रहे हैं, जो भी वो चलता रहेगा। तो ये चलता रहे, क्योंकि इसराइल की जो यूथ जो लॉबी है वो भी वहां पे चाहे लड़ाई, चाहे इलेक्शन हो ना हो, हारे जीते, इसका फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर कल को डेमोक्रेट्स भी पावर में आते हैं तो वो भी इसराइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जूस का जो है उनके ऊपर में भी जो है काफी कंट्रोल है, कंट्रोल कहिए या काफी लॉबिंग है। तो इन बातों को देखते हुए, मतलब आज तक किसी ने ये बात नहीं कही और ना ही कोई कह रहा है। और ये तो कहा जाता है कि करीब 90 जो है न्यूक्लियर वार हेड हैं अभी इसराइल के पास। अगर इसराइल को किसी स्थिति में ऐसा लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो थ्रेट में है, खतरे में है, तो उसको यूज किया जा सकता है। और जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं वो भी अभी चारों तरफ से इसराइल के ऊपर में कहा जाता है बार बार कि नेतन्याहू उस चीज को, लड़ाई को लड़ रहे हैं जो है, और जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए चाहे लड़ रहे हो या ना लड़ रहे हो, वो इसराइल की जरूर लड़ रहे हैं। अब अगर आप देखिए जिस तरह का एक शक्ति या जितने हथियार और जितनी जो एक लॉबी और जितने ये प्रॉक्सी बनाई हुई है ईरान ने चारों तरफ से, चाहे उसको आप यमन में हूती ले लीजिए, लेबनान में हिजबुल्लाह ले लीजिए। आप बताइए हिजबुल्लाह का क्या लेना देना वहां पे, जब वहां की गवर्नमेंट नहीं चाहती, वहां के प्रेसिडेंट कहते हैं कि जी आप हट जाइए युद्ध से। और तीसरा जो ये हमास है, तो ये सब जो अभी ईरान ने किया क्या, जितना भी इनका तेल बेच बेच करके जो भी पैसा है वो सारा युद्ध में जो इन्होंने इतनी प्रॉक्सी और उसके उनको सपोर्ट करने के लिए IRGC और बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जो हथियार सप्लाई करते हैं, जो हर जगह, वो इराक के अंदर में भी, सीरिया के अंदर में भी ऐसे इनके वो हैं कि क्या हो। तो इसराइल को तो अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये ईरान ने शुरू करी है हमास के थ्रू, और ईरान जो है हमेशा ये कहता रहा है कि इसराइल को रहने का कोई हक नहीं है और वो जो है उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे। तो सब बातों को देखते हुए इसराइल को अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसराइल उन कंट्री में नहीं है, इनकी अपनी एक टेक्निकल या जो इनकी टेक्नोलॉजी है बड़ी एडवांस किस्म की है, और वो बहादुर लोग हैं। बहादुर तो लोग ईरानी भी हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान में जितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है या अपनी जनता की परवाह ना करते हुए लड़ाई लड़ी जा रही है अपनी इकोनॉमी को खत्म करके, और इसराइल करता जा रहा है, तो इसराइल ऐसे जो नहीं होने वाला। अगर इसराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है तो अमेरिका जो हो उनके साथ रहेगा, और इस तरह से इसराइल भले ही अकेला ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, पर अल्टीमेटली जो है उनको सपोर्ट, और वो अपना कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। वो अरब के अंदर में भी सऊदी, क्योंकि जो और बाकी कंट्री हैं, आप सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, UAE और जो कुवैत ले लीजिए, तो ये भी तो ये चाहते हैं कि ईरान उन्होंने तो खुद कहा है जो अमेरिका को कि भाई इनका जो मिसाइल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वो तो सबको खतरा लगता है। तो कई बार ये बात चलती रहती है, उनके साथ में वो गठबंधन करेंगे। तीसरा जो है उधर से जो कीव है, जो अपना यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने वहां पर विजिट किया था, और वो अपने ड्रोन वगैरह जो एंटी ड्रोन देने को तैयार है। तो भले ही अमेरिका बैकआउट करता है, इसराइल अपना तरीका निकालेगा और इसराइल गिव अप नहीं करेगा। और ये खतरा जो है वो इसराइल नहीं है बल्कि ईरान है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इसराइल। तो ये तो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और इस इशू में अभी आप देखिए, जो अब वार्तालाप चल रही थी उसके बाद में भी जब ये हुआ था कि होर्मुज के ऊपर अटैक नहीं होगा, तो किसने, ईरान ने अटैक करके जो ये जा रहा था वो सारा मामला गड़बड़ किया, क्योंकि IRGC किसी कंट्रोल में नहीं है। अभी जो ये कुछ जो मॉडरेट लीडर हैं उसमें पेजिशकियान ले लीजिए, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, गालिबाफ हैं, या फॉरेन मिनिस्टर है, ये मॉडरेट लीडर। और ये पहले भी देखा गया था कि इनको अमेरिका या इसराइल का ये के टारगेट नहीं है। उनको भी ये लगता है अगर ये लोग भी नहीं रहेंगे तो बात किसके साथ करेंगे। तो ये सब बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन ईरान को भी ये सोचना पड़ेगा कि ईरान एक तरफ ये कहता है कि मेरे आप एसेट्स भी रिलीज कर दीजिए, सैंक्शन भी हटा लीजिए, और मैं $40 बिलियन जो है प्रोग्राम बना रहे हैं और मुझसे एक्सेप्ट करने का, और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं छोड़ूंगा। तो सारी बात तो ऐसे नहीं मानी जाएगी ना ईरान की भी। तो ईरान को भी ये सोचना पड़ेगा या IRGC को कि एक जो रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें सबको एक्सेप्टेबल। ऑलराइट हाकिम साहब, मैं आपके पास और उसके बाद मैं तिजावत साहब के पास जाऊंगा। आप किस तरह की वॉर डॉक्ट्रिन को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि 1949 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तब से वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर खामनेई साहब सत्ता में रहे, उन्होंने सारे बड़े फैसले लिए। IRGC कैसे चलेगी, MOIC कैसे काम करेगा, किस तरह के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होने चाहिए ईरान के दुनिया के तमाम हिस्सों में, मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज़ उनके साथ खट्टे मीठे रिश्ते लगातार बने रहे। और इस बार जब हमला हुआ तो सबसे अधिक नुकसान मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी, इन तमाम राष्ट्रों को, मुल्कों को पहुंचा जो आपके बहुत करीबी पार्टनर भी हैं।
मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, क्या ऐसे ही आप जंग जारी रखना चाहते हैं हाकिम साहब, या सच में ईरान चाहता है कि कोई रास्ता निकले? क्योंकि इजराइल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे आप नहीं चाहते कि इजराइल दुनिया में रहे, धरती पर रहे, वैसे इजराइल भी चाहता है कि ईरान भी नक्शे से मिट जाए। देखिए, सबसे पहले 1979 में जब रेवोल्यूशन आया, उस वहां के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मजलूमों का साथ देंगे। ये उनके साफ क्लियर लिखा हुआ है। आप जितने भी जहां भी मसलन हमास बना फिलिस्तीन में, कैसे बना? जब इसराइल ने आके ऑक्यूपाइड किया तो बना। लेबनान में हिजबुल्लाह बना, कब बना? जब इसराइल ने हमला किया, जुल्म किया, बर्बादी की, पूरी तरह ऑक्यूपाइड, यानी बेरूत के अंदर भी इसराइली फोर्सेस थे, तब जाके हिजबुल्लाह बना। इसी तरह इराक में जैसे दाइश और वगैरह इसराइल के जो प्रॉक्सीज थे, उन्होंने जब आने के बाद वहां पर पूरा इराक और सीरिया दोनों इस्लामिक स्टेट बोल के डिक्लेयर दिए, तब जाके वहां पर हसब शाबी और दूसरे कई गुटन बने। इसी तरह यमन में सऊदी बैक जितने भी अमेरिका, इसराइल जितने भी वहां पर हमले किए, उसके बाद यमन में हुतीस ने ये किया। तो जहां जहां भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्हीं को ईरान मदद कर रहा है। यहाँ पर है ना, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ईरान के कि ये पूरा जहां भी जुल्म होता है उनको साथ देना है। तो ये जो साथ दे रहा है, हाँ, भले तकरीबन यूं समझे ईरान में भी तकरीबन 47-48 ईयर्स से कंटिन्यूअसली सैंक्शंस पे सैंक्शन, ये भी एक जंग है। इकोनॉमिक सैंक्शन एक जंग है। तो पूरे जितने खाड़ी देश थे, सारे खाड़ी देश उन्हीं के साथ है, सिवाय रेजिस्टेंस फोर्सेस के अलावा। आप बता दीजिए कोई भी मुल्क सराउंडिंग में हो या कहीं भी हो, कोई ईरान का साथ नहीं था। अमेरिका, नाटो और इसराइल जितने मुल्क थे सब। तो इससे ज्यादा जुल्म कितना सहेगा? ये सोचे कि जब इराक का वार और अफगानिस्तान में 2003-2000 में सब देखा कि नहीं, एक बार हमें ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा बोल के 40 साल से प्रिपरेशन किए और पहले से बता दिए कि हम लोग अभी अगर होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में प्रिपेयर्ड हैं, बातचीत में भी तैयार हैं। बातचीत को छोड़ के पहले 12 दिन की जंग इसराइल ने शुरू किया। इसराइल देख लिया कि बर्बादी उसकी कैसी हो रही है। आप बता रहे हैं कि ईरान में बर्बादी, ऐसा कुछ उसमें ईरान में उतना ज्यादा नहीं है जितना ईरान में तो खुलेआम पूरे न्यूज देख लीजिए, दुनिया की मीडिया को बुला रहे हैं, जो जितनी बर्बादी क्या हो रही है सब दिखा रहे हैं। यही छुपा रहे हैं पूरे खाड़ी में जितने अमेरिकन बेसेस हैं। कोई एक फोटो भी भेजेंगे वहां से तो आपको वहां का वीजा खत्म हो जाएगा, उनको डिपोर्ट कर देंगे। इसराइल में भी यही प्रॉब्लम है। यानी कि वहां की जितनी बर्बादी वहां पर हुई है, जो इसराइल और अमेरिकन बेसेस जितने खाड़ी नेशंस में है, खाड़ी कंट्रीज में है, वो जो बर्बादी हुई है ना, उसको देखते हुए अमेरिका और इसराइल डर रहे हैं ईरान के साथ पंगा लेने के लिए, ईरान से। तो अब ईरान जब आया है, तो जब एक बार जंग में उतरा है तो पूरी तरह आजाद होना चाहता है। पूरे सैंक्शंस हटाओ, जितने भी जो तकरीबन 47 ईयर से जितनी बर्बादी की है और जितना $100 बिलियन से ज्यादा पूरी दुनिया में फ्रोजन पैसा है, वो सब पूरा वापस लेना चाह रहा। अभी ये ईरान है ना, जब तक वो क्लियर बोल रहा है कि बातचीत के लिए हमें तैयार हैं, मगर प्रेशर में नहीं। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, टेबल पे बैठेंगे, दोनों का रेस्पेक्ट होना है। ये नहीं कि अमेरिका अपने तरफ से शर्तें माने, ये कभी शर्तें मानने वाले नहीं है। जब तक के अमेरिका और इसराइल और पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए, जैसे अमेरिका अभी सुपर पावर नहीं रहा, पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अब अमेरिका की कोई रकम नहीं है। आपने देख लिया कि एक प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, बात कुछ करता है फिर 1 घंटे के बाद अलग बात होती है, हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं। तो कैसे उनके ऊपर भरोसा करें? इसीलिए डे फर्स्ट से आयतुल्ला खामेनी ने डे फर्स्ट से बोल रहे थे कि अमेरिका को कभी काबिल भरोसा नहीं है, हम खुद को स्ट्रांग होना है। जब हम स्ट्रांग होके उनको तमाचा मारेंगे, गुंडे को गुंडे की जबान देंगे, तो वो अपने पैरों पे आएगा। अब चाहे अपने घुटनों पे आके अब ईरान के साथ बैठा हुआ है, वरना कहां बैठ रहा था? बातचीत के लिए बैठने से पहले ही वो कंडीशंस डाल रहा था। अभी वो कंडीशंस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर है ना, अभी ईरान एक बड़ा पावरफुल कंट्री हो गया है, पूरी दुनिया को जान लेना चाहिए। अभी जो शर्तें अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत करके जो अमेरिका ईरान की शर्तें हैं, वो शर्तों के पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अब देखना है दुनिया को कैसे लेके जाना है। अब ये सोचना चाहिए, अमेरिका देखिए पूरी दुनिया में कितनी बर्बादी की है
और इसराइल देखिए पूरी दुनिया में, अभी आपका इससे पहले का प्रोग्राम में आप बता रहे थे कि मूसद ने कहां कहां पे, इसराइल CIA ने कहां कहां पे बर्बादी, पूरी दुनिया में जुल्म और जोर चल रहा है। इसी तरह एस्टीम फाइल्स, सारी दुनिया का देख लीजिए, एस्टीम फाइल्स में क्या है, पूरी बर्बादी ही बर्बादी है। यानी औरतों पे जुल्म, बच्चों पे जुल्म, कहां भी जुल्म। अब ये जुल्म का दौर खत्म होने वाला है। ईरान चाह रहा है कि जुल्म के दौर को खत्म करो, अब इंसानियत के नाते सब बराबर हैं, सबका हक बराबर है, सब आपस में मिलजुल के बैठ के बात करें। अब किसी पे कोई किसी का जोर नहीं चलेगा। यानी कि अब मसलन हमारा हिंदुस्तान बोलेगा कि कोई भी चीज तो टैक्सेस डाल देंगे, ये टैक्स वो टैक्स डालेंगे। इसी तरह दूसरे मुल्कों को बमबारी करने का, अब उसकी गुंडाइज़्म, उसकी दादागिरी वो सब खत्म हो जाएगी। जब तक खत्म नहीं होगी ये कुछ होने वाला नहीं है। ऑलराइट, तेजाब साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह की बातचीत अभी इजराइल, ईरान, अमेरिका की चल रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हमने आपने बहुत डिबेट की इस पर, और बार बार निष्कर्ष ये निकलता था कि ये जंग कभी नहीं रुकने वाली है, और सच में ये जंग उसी तरफ बढ़ रही है कि ये कभी नहीं रुकेगी। लेकिन ये फैक्ट है, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ईरान कितना भी लड़े, कितनी भी देर तक जंग में अपने आप को संभाले रखे, लेकिन इजराइल से ज्यादा आर्म्स, एमिनेशन, आर्सेनल ईरान के पास नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये जंग लगातार चलती रही, रॉकेट्स हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की बात ईरान करता है, उनके पास बहुत सारे रॉकेट का जखीरा है, ICBMs उनके पास हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स उनके पास हैं। लेकिन अगर अमेरिका, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं कि खुलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन बैकडोर आर्म्स एमिनेशन की सप्लाई जारी रखेगा, तो ये जंग बहुत जब लंबी चलने लगेगी तो एक न एक दिन तो ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे। या आपको लगता है कि इनफाइनाइट डेज के लिए ईरान के पास आर्म्स एमिनेशन है, जो ईरान जिंदगी भर इजराइल से लड़ता रहेगा आने वाले कई सालों तक? देखिए यहाँ पर ईरान के पास, हाकिम साहब आपसे सवाल नहीं था, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं, तेजावत साहब से था, आता हूं आपके पास। हाँ जी, मेरे से पूछा आपने? हाँ तेजावत साहब आपसे सवाल था। हाँ जी अमित साहब, देखिए ऐसा है, तो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, जनरल साहब, ये तेजावत साहब से सवाल था। जनरल साहब, तेजावत साहब से आपके पास आता हूं जी। तेजावत साहब प्लीज गो अहेड। बिल्कुल अमित साहब, बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जो कहा उसमें कहाँ गड़बड़ है। हम जो कह रहे हैं लगातार यही तो कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जब टॉप लीडरशिप की तरफ से एश्योरेंस आ रहा था कि अब शांति होने वाली है, और दुनिया के तमाम हुकूक जब ये बोल रहे थे कि अब शांति आने वाली है, यूनाइटेड स्टेट्स शांति चाहता है, तब अमित साहब आपने खुद ने कहा था कि ये तो बहुत ही ठीक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट इतने ज्यादा है कि शांति कैसे हो सकती है। राइट। तो ये बात बिल्कुल सच है, पर इसमें एक चीज जो हो सकता है, शांति कैसे आएगी, वो दरअसल न्यूक्लियर बॉम्ब से आएगी। क्योंकि जैसे ही आपके पास परमाणु ताकत होती है, वो शांति की गारंटी होती है। कोल्ड वॉर चलता रहा, दोनों देश नहीं लड़े, तो कहीं ना कहीं परमाणु ताकत थी। क्यूबा पे अगर यूनाइटेड स्टेट ने बम्बार्डमेंट नहीं किया तो इसका कारण परमाणु बम थे। जब ईरान और इजराइल दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ही रीजन में शांति आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब रेजा पहलवी थे, तब तो इजराइल उनका सबसे अच्छा दोस्त था। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत वहां शुरू हो रही है जहां से 79 के बाद में, वहां जैसा कि अभी जिक्र किया हाकिम साहब ने कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मुस्लिमों के साथ रहेगा। तो बात यह है कि वहां अगर पूरी तरीके से वो इजराइल है, उसके एग्जिस्टेंस को लेकर ही अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं कि जो तवारीख हैं या हिस्ट्री को बिल्कुल मोड़ा जा सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। पर उसके साथ में एक और चीज ये है कि जब तक ये कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोग वहां रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते रहेंगे, लूटते रहेंगे वेस्ट एशियन देशों को। रेजा पहलवी के समय तक तो लूट जारी थी ना ईरान की। उसके बाद में मना किसने किया? जो नई सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम नहीं बनेंगे उस लूट का हिस्सा। ये अलग बात है कि लूट से जितना नुकसान होने वाला था, उससे ज्यादा बड़ी कीमत ईरान ने चुका दी है। तो ये एक अलग मामला है। भारत का केवल और केवल ये कहना है कि अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत पे अगर आप लोग कहीं बातचीत कर सके तो इसका समाधान हो सकता है। शुरुआत में फिलिस्तीन इसके लिए तैयार नहीं था, अब इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चीजें अब उसके फेवर की है। जो सेटलर्स हैं वो रुक नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया है वो अपने अपने स्वार्थों में अंधी हो रही है। पूरा
जो लड़ाई का तरीका है वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका नहीं है। यूनाइटेड स्टेट को पता है कि लगातार बॉम्बार्डमेंट करना या जिस तरीके से इराक को बर्बाद किया है वो ईरान पे काम नहीं करेगा। तो काम क्या करेगा, इस लड़ाई को लंबा खींचो, थकाओ और उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करो, तभी हम लोग जीतेंगे। और नुकसान किसको हो रहा है, उसके दोस्तों को, जिनमें सबसे बड़ा देश भारत है। तो वाकई ये हालत है, इस लड़ाई की जो बड़ी कीमत चुका रहे हैं वो दूसरे देश हैं। और आप देखिए क्वेत से भी उसने तो यूनाइटेड स्टेट ने मुंह फेर दिया है। भारत और जापान आशंकित है कि अगर कल को चाइना अगर करता है हमारे खिलाफ कुछ भी काम, तो न तो जापान अमेरिका पे भरोसा कर सकता है, न भारत उन पे भरोसा कर सकता है। तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक लूट का खेल चलता रहेगा, और खासकर बिल्कुल ठीक कहा है, डेमोक्रेट्स जब जब आए हैं, कम से कम उन्होंने घरेलू नीतियों पे ज्यादा जोर दिया, और वो दरअसल प्रो पीपल टाइप की उनकी नीतियां रही है। जब जब रिपब्लिकन्स आए हैं, तब तब आप देखिए, चाहे वो इराक पे अटैक हो या पूरी दुनिया में जो बम्बार्डमेंट करने की जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा पैसा मिलता है उनको, खासकर रिपब्लिकन्स को। डेमोक्रेट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा सहूलियतें हैं उनको। जब ये जो खासकर हथियार बनाने वाले या फाइटर, बहुत सारे बोइंग वगैरह, किन का नाम ले, कम से कम 10-15 कंपनीज हैं जो कि ये सब काम करती है, और बहुत ताकतवर लोग हैं। अगर ये हिम्मत है, अगर खुद यूनाइटेड स्टेट में हथियारों पे कोई पाबंदी लगा के देख लें, यहाँ पे बम्बार्डमेंट रोकना तो बहुत बड़ी बात है। हर रोज वहाँ पे स्कूलों में वगैरह में चलते हैं। तो इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ न तो डेमोक्रेट्स में ताकत है, यह भी सच है, न रिपब्लिकन्स में ताकत है। राइट। तो ये सिलसिला जब तक लूट का खत्म नहीं होगा, जी। मुझे लगता है कि ईरान की, अगर मान लो ईरान को ये नेस्तनाबूद कर भी देंगे, तो बहुत सारी नई ताकतें वहां मिडल ईस्ट में खड़ी होगी। क्या यासर अराफात साहब ऐसे ही थे? वो तो बहुत लिबरल थे हमास के मुकाबले में। क्या हुआ? लगातार कट्टरपंथ आता जाता है। अगर आपकी नीतियां ऐसे रहेगी, लूटते रहेंगे, तो उसका प्रतिरोध तो रहेगा ही। पूरा तवारीख, इतिहास, हिस्ट्री इसका साक्षी है कि जब जब जुल्म होगा उसके खिलाफ लोग बोलेंगे, अमित साहब। और यही मुझे लगता है कि आप, मैं चर्चा कर रहे थे कि दोनों का इंटरेस्ट इतना अलग अलग है कि शांति तो हो ही नहीं सकती है। जी अमित साहब। ऑलराइट, पॉइंट टेकन तेजावत साहब। हकीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं बोलो ना? जी जी, हकीम साहब आप कुछ कह रहे थे बीच में जब तेजावत साहब अपना पॉइंट रख रहे थे। जी जी, आपने बताया था कि ईरान के पास इतना हथियार है, आजकल के नए लेटेस्ट जमाने के हिसाब से ड्रोन्स और मिसाइल्स, वो 10 साल तक भी लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर दिन नया नया बनता रहेगा। ईरान की भी अभी पावर, जब टेक्नोलॉजी आ गई है, सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी हर टाइप की, नॉट ओनली ड्रोन्स एंड ये, कोई भी टेक्नोलॉजी में देखिए, आज ईरान नंबर 1 पे या 2 पे या टॉप 5 पे ही आता है। तो इस वजह से यहाँ पर ईरान की तबाही या कुछ नहीं होगा। हो सकता है इसराइल खत्म हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से, अभी देख लीजिए, अभी मिडिल ईस्ट में पहले कोई भी, सब ईरान के खिलाफ पूरी तरह बेसस दिए थे, मार रहे थे, सब कर रहे थे। आज पूरा मिडिल ईस्ट टोटली एक्सेप्ट यूएई और बहरीन को छोड़ के सऊदी अरब भी पूरे के पूरे ईरान के साथ बातचीत चाह रहे हैं। वो कोई भी कंट्री, सारे कंट्रीज इसी तरह। अब हर कंट्री, आज दुनिया क्या हो गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बोलते हैं ना, जो पावरफुल होता है उसी के साथ जाते हैं। आज अमेरिका का पावरफुल डाउन हो रहा है, जैसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई बोल रहे थे बहुत वक्त से कि एक, और अभी अनकरीब आने वाला है, ये मल्टी पोलर होगा। यानी अभी एक अमेरिका की एक गुंडाइज्म नहीं चलेगी, अब ये पूरे मिलके जितने भी बड़े देश हैं, उसमें हिंदुस्तान है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, उसी तरह अमेरिका भी रहेगा। अब अकेले की दादागिरी चलने वाली नहीं है, ये होगा। अभी ये किसी की जरूरत, ताकत नहीं है, पूरी दुनिया मिलके भी आए, ईरान को कोई खत्म नहीं कर सकता, इतना जरूर याद रख लीजिए। हाँ, बमबारी होगी, बर्बादी होगी, नुकसान होगा, मगर खत्म होने का कोई चांस नहीं है। जितना आप बमबारी करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग वहां पर। देखिए, ये वार से पहले ईरान में बहुत सारा, मतलब 10% तक एंटी ये गवर्नमेंट थे। आज कोई नहीं है। आज पूरे के पूरे जितने रिजिम के खिलाफ थे, वो सब पूरे रिजिम के फार में हो गए हैं। अभी है ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिका, इसराइल या खाड़ी देश कोई भी कुछ भी कर लें, ईरान में रिजिम भी चेंज नहीं होगा। रिजिम नहीं चेंज हुआ, यानी कि जो बताते हैं ना, एक बुजुर्ग शख्सियत जाके जवान शख्सियत है ना, बूढ़े खामेनेई जाके जवान खामेनेई आए हैं,
इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है ईरान को। मैं जहां तक मैं यहाँ पर देख रहा हूं पूरा। ऑलराइट, अब मैं आ रहा हूं जनरल साहब आपके पास। हाकिम साहब इस बात को कह रहे हैं कि ईरान में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स हम वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर सप्लाई चेन की दिक्कत है, वहाँ पर पब्लिक को हथियार रोड पे थमाए जा रहे हैं। और जब जंग होती है तो दो मुल्कों के बीच होती है, दो मुल्कों की सेनाएं लड़ती हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की लड़ाई होती है, पॉलिसीज़ की लड़ाई होती है, लेकिन पब्लिक को आप मुफ्तला नहीं करते हैं जंग में। ईरान में एक ऐसा कम्युनिकेशन चल रहा है कि आपको अमेरिका से लड़ना है तो अमेरिका से सैनिक लड़ेंगे, डिप्लोमेटिक लड़ाई होगी, सैनिक की लड़ाई होगी, वॉर वेपन्स की लड़ाई होगी। ये पब्लिक के अंदर ये बात इन्फ्यूज कर देना, वहां के बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे AK-47 लेके वहां पर घूम रहे हैं। जी जी, आपने मेरे से पूछा सवाल। हाँ जनरल साहब आपसे। देखिए, बात यहाँ पर ऐसा है, इसको बड़ी गहराई से ये समझना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी मेरे ख्याल से दिसंबर के महीने में, 25 दिसंबर को या उसके आसपास, जब वहां पर एक करेंसी जो ईरान की बहुत डाउन होगी, तो वहां के व्यापारियों ने एक विद्रोह किया था, और वो जो है काफी देखा, उसके बाद में बहुत बढ़ता गया, एक एजिटेशन और एक मोमेंटम बन गया, और उसमें एक मिस कैलकुलेशन अमेरिका का और इजराइल का हो गया कि शायद पूरी जो लोग हैं वहाँ के वो अगेंस्ट हैं और हम रिजीम चेंज करेंगे, जो कि नहीं हो पाई। तो क्या है कि उस चीज को खत्म करने के लिए कि लोगों के बीच में इस तरह की भावना ना रहे, तो ईरान जो है एक ऐसे सेंटिमेंट्स पैदा कर रहा है, जिसको आप कह रहे हो कि हाँ हमारा बच्चा बच्चा लड़ेगा, उनमें एक इस तरह से जो एक इमोशनल एक बात पैदा की जा रही है, या इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि सब लोग लड़ने मरने के लिए तैयार रहो और ये हमारे ऊपर